नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। कल बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से भाग गईं। एक तरीके से कहा जाए तो बांग्लादेश में अब तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ये तख्ता पलट कुछ इस प्रकार रहा कि पिछले एक महीने में बांग्लादेश में लगातार हमें युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसे एक तरीके से कहा जाए तो ये जेनजी आंदोलन भी कह सकते हैं। आंदोलन था कि 30% नौकरियों में और बाकी चीजों में वहां पर सरकार ने एक तरीके से देखा जाए तो जो स्वतंत्रता में 1971 में जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनके परिवार वालों को ये ये आरक्षण दिया गया था 30% का। लेकिन इसको 2018 में सरकार ने रोक दिया था, इस पर रोक लगाई थी। लेकिन उसके बाद जब ये हाई कोर्ट का एक तरीके से निर्णय आया और उसके बाद ये आंदोलन आगे बढ़ने लगा। शुरुआती तौर पर ये आंदोलन बिल्कुल बिल्कुल ये शांति तौर पर हमें देखने को मिला युवाओं के जरिए। लेकिन एक समय आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना के कुछ ऐसे बयान आए जिसने इस आंदोलन को भड़का दिया। वो बयान कुछ यूं थे कि शेख हसीना ने उनको उन आंदोलनकारियों को रजाकार्स कह दिया। कुछ लोगों को रजाकार्स कहना यानी कि बांग्लादेश में ये एक अपमानित शब्द है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग पाकिस्तान के साथ थे उन लोगों को रजाकार्स कहा जाता था। तो एक तरीके से उनको देशद्रोही कह देना ये शेख हसीना के लिए, क्या उनके लिए, उनकी सीट के लिए, उनकी सरकार के लिए खतरे की घंटी बना, ये भी एक सवाल उठता है। अब ऐसे में शेख हसीना को 45 मिनट का आर्मी चीफ ने वहां के बांग्लादेश के ये समय दिया कि आप अपना सामान पैक कीजिए और वहां से निकल जाइए। तो 45 मिनट में शेख हसीना अपने हेलीकॉप्टर में सवार हुई और उनका हेलीकॉप्टर पहले ढाका पहुंचा और उसके बाद वहां पर वो एक सरकारी एयरप्लेन में या फिर कहीं की एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो भारत में गाजियाबाद तक पहुंची, एक एयरबेस पर। अनुराग, आपका स्वागत है। अब बांग्लादेश की स्थिति क्या है पूर्ण रूप से हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं कल से देख रहा हूँ जो बांग्लादेश के अंदर हालात है, सब बांग्लादेश के साथ के लिए तो चिंता का विषय है। उससे ज्यादा चिंता का विषय भारत के लिए, क्योंकि भारत के साथ पड़ोसी देशों की ये हालात लगातार ऐसी होती जा रही है। आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, एक तरफ हमारे साथ पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे थे, तो शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, तो उनसे वर्तमान की सरकार की काफी नजदीकियां थी। इससे पहले यूपीए की नजदीकियां थी, तो उसका फायदा भारत और बांग्लादेश दोनों को मिला, क्योंकि हमारा व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से दोनों देशों को फायदा। परंतु आप देखिए कि बांग्लादेश में जो विवाद हुआ है, उस विवाद के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तख्ता पलट। अब आर्मी, निश्चित रूप से आर्मी का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल आता है, जो वहां के सेना प्रमुख है, कि तख्ता पलट करने में कितना उनका भूमिका है। क्योंकि आप उस भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले ही वो भूमिका कई देशों के नाम सामने आ रहे हैं पर्दे के पीछे, जिनका कहना है कि उन देशों की भी भूमिका है कि वो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की सरकार है उसको तख्ता पलट करवाकर आर्मी का कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी अंतरिम सरकार बनाने का वहां पर कवायद चल रही है कि आर्मी उसको, जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार का गठन करेगा बांग्लादेश को फिर हम शांति के रास्ते में। देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र तो था, परंतु वो नाम का था, क्योंकि जनवरी 2014 में जिस देश में चुनाव होते हैं, तमाम विरोधी पार्टियां, जहां पर लोकतंत्र वही होता है जहां सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। परंतु जनवरी के चुनाव में और अनुराग, इसको लेकर ये सवाल उठे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि वहां पर एक बार फिर से लोगों ने अपने अधिकार जान लिए हैं और वो किस तरीके से पार्लियामेंट में लूटपाट भी देखने को मिली। कई वीडियो ऐसे सामने आए जहां पर लोगों ने, जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारियों ने वहां पर जाकर संसद में और पीएम हाउस में जाकर भी जो सामान था उसको एक तरीके से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए, सड़कों पर लोग ले जाते हुए दिखाई दिए और बिल्कुल अंदर तक, भीतर तक संसद में भी पहुंचे वहां की और पीएम हाउस में भी अंदर तक वहां पर पहुंचे। तो अनुराग, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव इसको लेकर ये कहता है कि बांग्लादेश के लोगों को अपने अधिकार पता चल गए और उन्होंने, तानाशाही कहीं टिकती नहीं है और ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ। जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश में एक ही पार्टी चुनाव लड़ी और एक ही पार्टी जीत गई, शेख हसीना की अवामी लीग। और अनुराग, दूसरी तरफ लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि ये एक तरीके से वहां पर जो बचा कुचा भी लोकतंत्र था उसकी भी वहां से विदाई हो गई है, एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि अब वहां पर एक आर्मी रूल देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही हम स्थिति पाकिस्तान की भी देखते हैं कि वहां पर आर्मी रूल ज्यादा हमें देखने को मिला। कई बार सरकारें आई लेकिन उस पर जो पूरा कंट्रोल था वो आर्मी चीफ्स का रहता था, भले ही वो
1999 में आप देख लीजिए या उससे पहले कई ज़माने में आप देखिए पाकिस्तान के शुरुआती तौर पर ही वहाँ पर जनरल ज़िया-उल हक और कौन-कौन थे उनके। तो उस तरीके से देखा जाए तो दोनों पर्सपेक्टिव में अनुराग आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की एक बार फिर से बहाली हुई है या फिर अब दोबारा से वहाँ पर जो बचा-कुचा लोकतंत्र था उसका भी वहाँ से विदाई हो गई? देखिए, निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि कल से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि दोबारा तानाशाही का अंत हो चुका है, लोकतंत्र का हो गया। देखिए, ये बातें बिल्कुल सरासर निराधार है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार थी, तो उसने उस देश के लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया। जो छात्र संगठन थे, वो लगातार कोटे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि इसको खत्म किया जाए। परंतु शेख हसीना को उनसे बातचीत करने के बजाय उनके ऊपर ऐसे भड़गनंत आरोप लगाए गए, शायद वो वैसे नहीं थे, क्योंकि लोकतंत्र जिस देश में होता है वहां पर प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, उनके पास अधिकार है अपनी बातें रखने का, वो शांतिपूर्ण तरीके से। परंतु लगातार जब पुलिस के द्वारा या फिर आर्मी के द्वारा फायरिंग की गई, आर्मी को क्योंकि इसमें अपनी जनता के खिलाफ भी आपने पुलिस को गोलियां चलाने के लिए कह दिया, आर्मी के टैंक उतार दिए गए, तो निश्चित रूप से अपने देश की जनता को आतंकवादी, जो प्रदर्शनकारी थे उनको खासतौर से आतंकवादी कहा गया। तो निश्चित रूप से वो उनका घमंड था। देखिए, कहते हैं कि कुर्सी सभी की चली जाती है, कोई भी कितना फेंक ले, कितना बड़ा तानाशाह हो, कोई भी हो, कुछ हो, परंतु कुर्सी वो शेख हसीना का आप इससे समझ सकते हैं। परंतु शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर आप देखिए आंतरिक मामलों की तो हमें इतनी जानकारी थी, परंतु बाहरी रूप से बांग्लादेश कहीं न कहीं विकास के एक रथ पे था। क्योंकि शेख हसीना के बाद लगातार बांग्लादेश कहीं न कहीं पाकिस्तान को पछाड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। परंतु अब कहना कि तानाशाही का अंत हो गया, निश्चित रूप से वहाँ पर एक पार्टी सिस्टम था, भले ही लोकतंत्र परंतु कागज़ों में था, उसका अंत हो चुका है। परंतु देखिए, अगर सेना के हाथों में कमान चली गई, और तख्तापलट में सेना का बहुत बड़ा भूमिका है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। सेना प्रमुख चाहते हैं कि वो बांग्लादेश का नेतृत्व करे, चाहे पर्दे के पीछे रह के करे, परंतु वो चाहते हैं कि इसका नेतृत्व हो। अगर सेना प्रमुख के द्वारा ये नेतृत्व सफलतापूर्ण तरीके से नहीं किया गया, तो बांग्लादेश लगातार चलता हुआ आपको दिखाई देगा। इतने पिछले समय से इसमें ना शेख हसीना का कुछ जाना, ना सेना प्रमुख का जाएगा, तो बांग्लादेश के लोगों का आप देखिए इस्तीफा देने से कल से कैसे हालात बांग्लादेश के अंदर बन चुके हैं, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र, जो व्यक्ति है लोकतंत्र विश्वास रखता है, उनके लिए इसके विश्वास आप और देख नहीं अनुराग सकते। एक एक और तरीके से इसको देखा जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें चाइना का भी हाथ है और पाकिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि अलग-अलग तरीके के लोग पर्सपेक्टिव निकाल रहे हैं अपने-अपने तरीके से। क्योंकि आप पिछले कुछ ज़माने में देखें अनुराग, तो हमको देखने को मिलता है कि अभी हालिया रूप से अफ़गानिस्तान को लेकर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली जहाँ पर अमेरिका ने एक तरीके से उनको बीच मझधार में जाकर छोड़ दिया और वहाँ से अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया गया जो बाइडेन की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ चाइना की भी कुछ यही स्थिति रहती है अनुराग, हमेशा के तौर पर देखा जाए तो, क्योंकि चाइना भी ऐसे स्थिति में अब दूसरे देशों को बीच मझधार में छोड़ के जा चुका है। पहले भी हमें म्यांमार में हमें याद आता है कि किस तरीके से वहाँ पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला, और वही मैंने अफ़गानिस्तान की भी यूएसए की तरफ से बात की। तो अनुराग, आप बताइए कि क्या इसमें बाहर विदेशी तौर पर भी इसका हाथ हो सकता है कि उनकी सरकार गिराने के लिए? देखिए, बाहर विदेशी लोग तो हमेशा जो आपके विरोधी है, वो तो हमेशा आपको गिराने में लगे होते हैं, परंतु आपको सँभालने का काम कौन करते हैं? आपके देश, आपकी देश की सेना। जब आपके देश की सेना ही कहीं न कहीं आपके विरुद्ध हो जाए, तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और ऐसे ही शेख हसीना के साथ हुआ। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले शेख हसीना चीन के अंदर गई थी, दौरे पे थी, वो बीच में ही अपना कुछ उनका जो समय था, वो 2 दिन पहले ही दौरे से वापस बांग्लादेश चली गई थी। तो कहीं न कहीं वो नाराज़गी वहाँ भी ज़ाहिर होती है। देखिए, कहने की बात है कि पाकिस्तान का हाथ हो, चीन का हाथ, हम नहीं जानते इस विषय में। हम हमारे सामने जो तस्वीर आई है, हम उनके हिसाब से आकलन कर सकते हैं। आप देखिए कि जब हमारे देश में आपातकाल लगा था, तो देश की आर्मी ने, हमारी आर्मी कोई राजनीतिक रूप से नहीं है, वो देशभक्ति की भावना हमारे देश की आर्मी में, वो जो देश को चलाते हैं उनका आदेश मानती है और देश की जनता की रक्षा करती है। तो इमरजेंसी के दौरान तमाम जो विरोधी दल थे, कहीं न कहीं जो एक ऐसे नेता उभर कर इमरजेंसी के दौरान आए, जिनके जिनके नेतृत्व में कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन में सरकार भी बनी, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि आर्मी को लेकर भी, तो उसी के चलते इमरजेंसी देश में आपातकाल लगा। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा देश के अंदर आपातकाल लगने के बाद जो हमारे सेना प्रमुख थे, वो इंदिरा के खिलाफ बगावत कर देते, तो आज भारत की स्थिति भी कहीं न कहीं बांग्लादेश के बराबर होती। तो निश्चित रूप से भले ही शेख हसीना ने लोकतंत्र का गला दबाया, लोगों की आवाज़ दबाई, तो उनका नतीजा था वो कुर्सी से हट गई। आप कह लीजिए कि छात्रों के दबाव के कारण या फिर सेना प्रमुख के दबाव के कारण। परंतु अब बात है कि क्या बांग्लादेश में फिर लोकतंत्र बहाल होगा? जो नामात्र का लोकतंत्र था,
जिस लोकतंत्र की कल्पना शेख हसीना के पिताजी ने 1971 से लेकर की थी, बाद में उनके साथ क्या हुआ वो पूरा बांग्लादेश और पूरी दुनिया जानती है। उनके साथ भी आर्मी और के द्वारा अनुराग किस प्रकार का अनुराग व्यवहार कुछ किया गया। कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जहां पर जो शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां लगी हुई थी, लोग कहते हैं वहां पर कि जो शेख हसीना थी वो अपने पिता यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 1971 के जो एक हीरो थे बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलवाने में उनका ही पूरा बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो शेख हसीना ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन काम हमेशा उससे उलट रहते थे। तो अनुराग ये भी देखने को मिला, कल ऐसी भी तस्वीरें आई कि लोगों की नाराजगी उन मूर्तियों को लेकर भी दिखी, जहां पर वो उन मूर्तियों को तोड़ते हुए भी दिखाई दिए। तो क्या बांग्लादेश के लोगों के ऊपर भी अब ये सवाल उठता है कि 1971 के अपने हीरो को इस तरीके से उनको उनकी मूर्तियों को करना भी एक गलत तौर पर मैसेज जाता है आपके लिए पूरा? तो आप इसको लेकर अनुराग क्या सोचते हैं? देखिए, सब समय का खेल होता है। जब समय उनके पक्ष में था तो जनता ने उनके पिताजी को हीरो बना और दिया। एक समय अनुराग ये भी था कि जब भारत में इमरजेंसी लग रही थी तो बिल्कुल पैरेलल रूप से वहां पर बांग्लादेश में भी इमरजेंसी देखने को मिली थी, और वही प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान। रूप से कहा कि जब 1971 के बाद पश्चिम बंगाल, आप देखिए 1971 के बाद जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत दो टुकड़ों में बांट दिया गया, तो इंदिरा गांधी की जो छवि पूरे देश ने देखी तो अपना हीरो मान लिया था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी में बोलने लगे थे, परंतु जो इमरजेंसी आपातकाल की 75 तस्वीर आए तो उसके बाद उन्हें गाना साथ आ गया। तो निश्चित रूप से सब समय का खेल है। ऐसे ही समय का खेल आप देखिए, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, तो उनको जब 71 में हीरो माना गया था, उनके पक्ष में समय था, परंतु जब बदला समय उन्होंने भी आपातकाल लगाया 75 के आसपास, तो सेना ने जैसे व्यवहार उनके साथ किया, तो निश्चित रूप से वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु आप देखिए, आप जनता को क्यों दोषी करेंगे? जनता के आप नहीं जानते कि जनता की किस प्रकार वहां पर आवाजें दबाई है। जनता देखिए, जब संगठन या फिर कोई भी छात्र संगठन आकर सरकार व उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करता है, तो उनका जो गुस्सा होता है, जो आक्रोश होता है, वो ऊपर इतने चला जाता है कि उसको शांत होने में समय लगता है। आपने ऐसी तस्वीरें श्रीलंका के अंदर भी देखी होगी, किस प्रकार प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, राष्ट्रपति के घरों में घुस गए और घरों को आग लगा दी। वही सेम बांग्लादेश में हुआ। देखिए देखिए, वो उनका, मैं तो कहता हूँ, अगर उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, जननायक थे वो, बांग्लादेश बनाने वाले थे, तो निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। आपकी नाराजगी शेख हसीना से हो सकती है, तो उनके घर घर में चले गए तो आप नाराजगी जाहिर कर, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो नाराजगी जाहिर करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, परंतु हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। आप देखिए, बांग्लादेश के अंदर जब लोकतंत्र बहाल कराना है तो पहले सभी चीजों को शांत करना होगा। अगर आर्मी चाहती है कि लोकतंत्र बहाल, आर्मी पहले तो पूरे बांग्लादेश को शांत करे। जितने भी प्रदर्शन हो रहा है उनकी, अब तो इस्तीफा दे दिया शेख हसीना, प्रदर्शन को बंद कराया जाए, बांग्लादेश में शांति बहाल कराया जाए, फिर तमाम पार्टियों के द्वारा सर्वदलीय बैठक के द्वारा अंतिम सरकार का गठन कर कर एक मध्यवर्ती चुनाव करा दे, दोबारा चुनाव किया जाए बांग्लादेश में, फिर तो लोकतंत्र बहाल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, मैं आर्मी के बीच में, जो जनरल है आर्मी की, उनकी मुख्य भूमिका है। देखिए, विदेश से तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, दूसरे देशों को अगर आप आरोप लगाओगे, चीन, पाकिस्तान, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु जब आपके अपने ही आपको धोखा दे, आपके अंदर घुस के थोड़ी उन्होंने कुछ करा, जब आपके अपने ही दूसरों के साथ मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिलना तय है, और उसका परिणाम शेख हसीना को मिला। और देखिए, इससे शेख हसीना तो बहुत बार प्रधानमंत्री बन चुके, वो लगातार 2009 से प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके, परंतु आप देखिए कि बंगला उसका क्या, वो तो आज भारत में है, वो अपना किसी दूसरे देश चले जाए या फिर भारत में रहेगी, उनका कोई जाएगा जाएगा तो बांग्लादेश की जनता का। बांग्लादेश में जिस प्रकार नरसंहार हो बिल्कुल, रहा आखिर में है, जनता ही इसमें फंसी हुई दिखाई देती है, क्योंकि श्रीलंका में भी हमने किस किस तरीके के हाल देखे। वहां पर भी अलग अलग मुद्दे थे, उनको लेकर फिर वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी थे वो वहां से देश छोड़कर चले गए, और लेकिन फिलहाल आज श्रीलंका थोड़ा हमें संभला हुआ नजर आता है। लेकिन अनुराग, बांग्लादेश क्या उस तरीके से संभल पाएगा जिस तरीके से अब वहां पर हमें देखने को मिल रहा है? क्या दोबारा से बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो पाएगी? क्या आर्मी ये एक पोजीशन देगी वहां की सरकार को, दोबारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और दोबारा मताधिकार वहां की जनता को दिया जाएगा, या फिर ये अधिकार अब उनसे छीन लिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से उम्मीद पर दुनिया तमाम, उम्मीद तो है कि एक बार बांग्लादेश के अंदर स्थिति सामान्य हो जाती है, सामान्य होने के बाद अंतरिम सरकार का गठन के प्रयास तो अभी चल रहे हैं, तो उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव या फिर जो मेन चुनाव करवाए जाए और नई सरकार का चयन हो, जो बांग्लादेश के लोग चुने। और लोकतंत्र, अगर फिर आर्मी अगर नहीं चाहती कि लोकतंत्र कायम रहे, तो फिर जो हाल शेख हसीना का हो वही हाल आर्मी के जनरल का होगा। आप देख लेना, जनता की आवाज दबाई जा सकती है, परंतु उसे कुचलने का जो भी प्रयास करेगा वो जनता के गुस्से की भेंट चढ़ जाएगा। शेख हसीना के साथ वही
हुआ, अगर आर्मी चीफ ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी सेम ऐसा ही होगा। और हमें ये भी तस्वीर देखने को मिलती है कि भले ही आपने इंटरनेट बंद कर दिया हो, आज के ज़माने में कहा जाता है कि इंटरनेट के बिना कोई आंदोलन टिक नहीं सकता, लेकिन इंटरनेट बांग्लादेश में, पूरे देश में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन किस तरीके से जारी रहा और लगातार वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, और न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि अब तो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोकतंत्र की बहाली है या ये लोकतंत्र की विदाई है, जो बचा कुचा लोकतंत्र बांग्लादेश में था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग, आज के लिए फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी देखते रहिए नई सोच। नमस्कार।